हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर उपस्थित हूँ पावर ग्रिड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 7 है। जैसा कि क्लास नंबर 7 है, ये 6 ऑलरेडी पहले क्लासें हो चुकी है। पावर ग्रिड के टॉप एमसीक्यू लेवल इसमें मैं करवाता हूँ। हर रोज़ आपके लिए वीडियो उपलब्ध रहती है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अगर आप पीजीएसएल की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें टॉप लेवल के एमसीक्यू है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% मेरा ये अनुमान है कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाने वाले हो। जो कि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो इसमें मैं ज़रूर सिखवाऊंगा। एक शब्द, दो शब्द, 200 शब्द मैं कोई मेरे को पता नहीं है, पर मैं 100% कहता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाने वाले हो। ठीक है। एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ हर रोज डेली। एमसीक्यू आते हैं चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर लें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अपने आज का ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आज का पहला आंसर। तो जल्दी से कर दो फटाफट, जिसको ये आंसर आ रहा है बताओ इसका क्या हो सकता है। जिसको भी आ रहा है क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि एक डीसी मोटर की घूर्णन दिशा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फील्ड धारा, आर्मेचर धारा, सप्लाई वोल्टेज, ए व बी दोनों। जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उनकी तैयारी एक टॉप लेवल की चल रही है। उनकी तैयारी क्या है, टॉप लेवल की है दोस्तों। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फील्ड धारा और आर्मेचर धारा पर निर्भर करती है एक डीसी मोटर की घूर्णन घूर्णन गति। ठीक है, या आपने बोल सकते हैं डी आर, रोटेशन ऑफ डी आर। ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है एक डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा है उसको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, परिवर्तित। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर दूँ, पहले मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अब उसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, ऑप्शन आता है फील्ड धारा के बदलकर, आर्मेचर धारा को बदलकर, सप्लाई वोल्टेज के टर्मिनल को बदलकर, या आर्मेचर धारा या फील्ड वाइंडिंग दोनों को बदलकर, दोनों के टर्मिनल बदलकर। ठीक है, तो अपने किस तरफ जाएंगे, या तो फील्ड धारा की जो फील्ड वाइंडिंग उसके टर्मिनल बदल दो, या आर्मेचर वाइंडिंग उसकी टर्मिनल बदल दो। ठीक है, उनमें दोनों में से एक बदल दो कि तो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, लेते हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर आप ये वीडियो पहली पर क्लिक कर रहे हो तो दोस्तों 6 वीडियो देख लेना। 6 वीडियो के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चन उसके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, तो लगभग 6 दूनी 12 होते हैं। तो 120 एमसीक्यू उसमें डाल दिए होंगे लगभग मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है ये लगभग। ठीक है, देखो कि एक डीसी मोटर में प्रारंभिक स्थिति के समय आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की होती है। प्रारंभिक मतलब रनिंग, जब स्टार्टिंग के समय आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है, या आधी होती है, शून्य होती है, या अनंत होती है। तो जल्दी से फटाफट कर दो इसका आंसर। किस किस को आ रहा है इसका आंसर, चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होती है, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर एक डीसी मोटर प्रारंभिक स्थिति के अंदर क्या होती है, आर्मेचर वोल्टेज होती है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। अब इसका कारण आपको मैं बता देता हूँ, कारण सही थे कि इसका जो कारण है वो क्या है कि प्रारंभिक स्थिति जो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। पहला इसका मेन रीजन मैं मानता हूँ बैक ईएमएफ। जानते हो दोस्तों बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ जिसको बोलते हैं। आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर बैक ईएमएफ का मान हमेशा 0 होता है। जब प्रारंभिक स्थिति, जब मोटर चल रही है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट करते ही तो मोटर क्या है वो स्टार्टिंग कंडीशन में, उस समय बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर बैक ईएमएफ का मान 0 होगा तो बैक ईएमएफ आपको पता है गति के समानुपाती होता है और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये बैक ईएमएफ का जो मान होता है दोस्तों हमेशा वोल्टेज से कम होता है, वोल्टेज का मान अधिक होता है। निवारण क्या करेंगे, इसका जो दिशा का निर्धारण होता है, जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बैक ईएमएफ काउंटर ईएमएफ बोला जाता है जिसे। इसके कारण ही, जो बैक ईएमएफ के कारण ही होता है सब कुछ। ये कंडीशन किसके किसके आधार पर आई है
कि आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है बैक ईएमएफ के कारण प्रारंभिक स्थिति में स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक डीसी सीरीज मोटर में फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व टॉर्क टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच ग्राफ कैसा बनता है। टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभार दोस्तों, लिखने की कोशिश बहुत करते हैं सही तरीके से, पर दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार टाइपिंग एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर। तो देखो पूर्व टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में संबंध पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर के लिए। मेरे को 100% श्योर है कि डीसी मोटर से अंदर क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि डीसी मोटर के अंदर बहुत सारी ऐसे कमियां हैं, खूबियां हैं, सब पढ़ लेना है। गति नियंत्रण कैसे करते हैं, अभिलक्षण उसके पढ़ने हैं, यूजेज उसके पढ़ने हैं, प्रकार उसके पढ़ने हैं, ठीक है, सभी को पढ़ना है। तो देखो ये है अभिलक्षण, दरअसल अभिलक्षण वक्र होता है, यूँ बना देता हूँ मैं, देखो टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच बनता है, टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच बनता है ये अभिलक्षण वक्र। तो ये बोल रहा है कि फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व, फील्ड पोल कब संतृप्त कब नहीं होंगे, जब मोटर क्या होती है, जब मोटर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है, जब मोटर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर होती है तब क्या है, फील्ड पोल संतृप्त नहीं होते। फील्ड पोल संतृप्त कब होते हैं, जब मोटर रनिंग कंडीशन के अंदर चली जाती है, ठीक है, जब मोटर क्या होती है, रनिंग कंडीशन के अंदर चली जाती है, तब फील्ड पोल संतृप्त हो जाते हैं। तो इस समय ये जो ग्राफ बनता है ना, ये पैराबोला बनता है, कौन सी कंडीशन के अंदर, ये रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन के अंदर क्या बनता है, ग्राफ पैराबोला बनता है। वहीं इसकी बात करूं, अगर अपने को इसके बीच कोई संबंध पूछ ले, कैसा मतलब कैसा संबंध है, समानुपाती है या टॉर्क व आर्मेचर धारा के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो हमेशा याद रखना टॉर्क और जो आर्मेचर धारा है वो हमेशा वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। ये कंडीशन कब लागू होती है, ये कंडीशन कब लागू होती है, जब फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व। अच्छा, फील्ड संतृप्त हो गए, मतलब संतृप्त का मान आप समझ रहे हो ना क्या है, मतलब फील्ड है वो एकदम क्या है, सेचुरेट हो चुका है, उसको हम और मैग्नेट देंगे तो वो सेचुरेट नहीं होएगा, मैक्सिमम अपनी वैल्यू तक सेचुरेट हो चुका है, ठीक है, उसको कहते हैं संतृप्त बिंदु। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि फील्ड पोल संतृप्त होने के बाद की कैसी कंडीशन आती है, आर्मेचर धारा और टॉर्क वो सीधे समानुपाती होता है, ये मतलब घात है जो स्क्वायर है वो हट जाती है। ये है कंडीशन कौन सी, फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व। ओनली डीसी सीरीज मोटर के लिए ही ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर कौन सा फिर कर्व बनता है, सीधी रेखा में क्या होता है, इस रेखा बाद में क्या आ जाता है, इस उसको पैराबोला बोलते हैं, यूँ करके ग्राफ यूँ चलता है, ठीक है, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ये अब वाली जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अब ये पूछ रहा है। और ये कंडीशन जब लागू होती है जब फील्ड पोल संतृप्त हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है दोस्तों, आई होप आपको याद हो। तो प्रीवियस ईयर जब चलाई थी DRDO सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी आई थी, उस टाइम बहुत बारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। उस टाइम आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था, पर अब की बार सपोर्ट इतना मिल नहीं रहा दोस्तों, तो सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जो भी वीडियो को देखता है वो एक लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, जिसने भी पावर ग्रिड का फॉर्म भरा है। यदि डीसी सीरीज मोटर रनिंग के समय फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर। पहला पूछता है एग्जामिनर डीसी सीरीज मोटर के बारे में, वहीं पूछता है एग्जामिनर डीसी शंट के मोटर के बारे में। अगर डीसी शंट सीरीज मोटर आए, श्रेणी मोटर आए, तो मोटर क्या होती है, रुक जाएगी दोस्तों, मोटर रुक जाएगी डीसी सीरीज मोटर। वहीं अपने बात करें डीसी शंट मोटर की, तो क्या करेगा, कौन सा ऑप्शन की तरफ जाओगे, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर करोगे। अगर शंट आए तो अभी किस तरफ जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पूछे एग्जामिनर कि डीसी शंट मोटर रनिंग के समय जो फील्ड कॉइल है वो खुल जाती है तो मोटर उच्च गति से चलेगी, ठीक है, उच्च गति से चलेगी, और फिर क्या होगा, आर्मेचर वगैरह सारा तोड़ ताड़ के अड़ेगा, सारा कुछ आर्मेचर बाहर निकाल देगा प्रारंभिक, क्योंकि उसकी रनिंग वाइंडिंग खुल गई है भाई मेरे। देखो इसके अनुप्रयोग कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, यूजेज उसके पढ़ के जाना, दोनों तीनों मोटरों के, जनरेटर मोटर सारों के यूजेज आगे आएगी, सिंगल फेज, 3 फेज, इंडक्शन मोटर, उनको सारों के यूजेज लगभग आपको याद होनी चाहिए। सीधा बता देता हूँ मैं आपको, कन्वेयर होइस्ट के अंदर, क्रेन के अंदर, ठीक है, कर्षण कार्य के अंदर, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिपीट ट्रेशन के अंदर सिस्टम के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। कौन सी, डीसी सीरीज मोटर। लिख लेना वीडियो को रोक रोक कर।
वहीं अपने जो शंट मोटर के लिए अनुप्रयोग मैं बताऊं तो क्या क्या होंगे कि ब्लोवर्स एंड फैन के अंदर इसका उपयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके इसका भी वहीं पर उपयोग अपने करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से फटाफट कर दो इसका, जिसको भी राइट आंसर आ रहा है। शंट मोटर आर्मेचर गति नियंत्रण विधि परिवर्तन प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। डीसी श्रेणी जो सीरीज मोटर है, सॉरी, जो शंट मोटर है उसका जो गति अपने को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, वो मेथड होता है आर्मेचर गति नियंत्रण, आर्मेचर के द्वारा। तो प्रतिरोध का संयोजन कहाँ करेंगे दोस्तों? ये क्या दे रखा है? आर्मेचर। ऑप्शन के अंदर क्या है? आर्मेचर। गति किससे कंट्रोल करवा रहे हैं? रेजिस्टेंस से। फिर कौन से क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो फाइनली क्या आ जाएगा? देखो कौन सी मोटर है? शंट मोटर है। तो कैसा बनेगा सिंबल? शंट वाइंडिंग है जो आर्मेचर के समांतर में आएगी, यू बनेगा इसका जो डायग्राम है। ये क्या होगा? ये होगा परिवर्तनीय प्रतिरोध। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? धारा को कम ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, इससे बैक ईएमएफ कम होगा। बैक ईएमएफ किससे कम होगा? फ्लक्स से, फ्लक्स धारा से। और ये एक दूसरे संबंध रिलेशन होते हैं। ठीक है, धारा कम हुई तो फ्लक्स भी कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो क्या हुआ? फ्लक्स कम हो गया तो ईएमएफ बढ़ गया, और बैक ईएमएफ ऐसे कुछ होता है। तो बैक ईएमएफ के कारण क्या होती है? गति होती है। बैक ईएमएफ आपको पता है, एक फॉर्मूला याद है? कौन सा? ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सॉरी ये वाला, एक मिनट। बैक ईएमएफ गति के समानुपाती और जो फ्लक्स होता है उसके विपरीतानुपाती। मतलब कि फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? ये बैक ईएमएफ कम होगा, और गति बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये शंट मोटर की गति नियंत्रण पढ़ के जाना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, एक डीसी मोटर वार्ड लिनियर्ड गति नियंत्रण विधि में मोटर की गति प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, BC। आपको अगर मालूम है कि वार्ड लिनियर्ड विधि डीसी जो डीसी मोटर है उसकी गति नियंत्रण के लिए अपने उपयोग में लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों 3 मशीनों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी 3 मशीनें हैं? एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। पहली मशीन मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी मशीन है। पहली एसी मोटर होती है। एसी मोटर सिंगल फेस या थ्री फेस की। 2 नंबर होती है डीसी जनरेटर। अब जिसकी मोटर की गति को कंट्रोल करना है वो तो होगा ही ना, 3 नंबर होगा ना। क्या होगा? डीसी मोटर होगी, डीसी मोटर होगी। ठीक है, मतलब 3। अब इसमें देखो, हाँ इसमें जो कॉस्ट कितनी महंगी होगी? कॉस्ट महंगी पड़ेगी ना अपने को। ये विधि कैसे? पहले अपने को 3 फेज इंडक्शन मोटर लानी पड़ेगी, फिर अपने को डीसी जनरेटर लाना पड़ेगा, फिर अपने को डीसी मोटर है ऑलरेडी, पर 2 इक्विपमेंट अपने को लाने पड़ेंगे, इसलिए ये महंगी विधि मानते हैं। ये जो विधि है अपने कॉस्टली पड़ती है अन्य की अपेक्षा, तो कॉस्टली पड़ती है। पर इसका एक ये फ़ायदा है। कौन सा फ़ायदा है? कि इसकी जो अपनी स्पीड है वो 0 से अधिकतम ले जा सकते हैं, और अधिकतम से 0 वापस ला भी सकते हैं। ये इसका लाभ है, बेनिफिट्स है दो। बाकी ऐसे मेथड्स में नहीं होता है। आई होप आपके अंदर आपको समझ में आ गया। और इसमें अंदर एक मेरे को बात याद आ रही है कि जनरेटर के अंदर रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट जनरेटर के बाहर लगा होता है, ऐसे करके डायग्राम अभी स्क्रीन छोटी बना नहीं सकता। और एक लगाता है स्विच के जरिए क्या होती है, जो इसको सप्लाई मिलती है उसकी जो डायरेक्शन बदल दी जाती है, इसलिए मोटर की घूर्णन दिशा में जो पोलरिटी है वो बदल जाती है। और रियोस्टेट के द्वारा जो मान है उसको कम ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए दोनों प्रकार की गति अपने को देखने को मिल जाती है। फाइनली देखो क्वेश्चन नंबर आज का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आई होप यहाँ तक आप कुछ ना कुछ नया सीख गए होंगे। ना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगले, अब 8 क्वेश्चन हुए हैं, तो क्वेश्चन कितने पढ़े हैं? अभी पढ़े हैं लगभग 12 क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि डीसी मोटर में ग्राउंड टेस्ट परीक्षण लैंप की सहायता से करते समय अगर लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है तो मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, दोषयुक्त है, या अर्थ है, या बी व सी दोनों। ये दोस्तों क्या है? ग्राउंडिंग टेस्ट कर रहे हैं एक मोटर की, किसकी सहायता से? टेस्ट लैंप की सहायता से। अब टेस्ट लैंप कैसे लगाते हैं दोस्तों? मान लो ये अपने पास है
मेरे पास ये सप्लाई है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, तो ये है मेरे पास एक मोटर है। देखो ये मोटर है, तो एक सिरा तो नेगेटिव वाला होगा, ये नेगेटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो। देख नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा, बॉडी कॉइल लगा दूंगा, और पॉजिटिव जो सिरा होगा लैंप का साथ में लगाना है, तो लैंप का होगा यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स होता है, तो टर्मिनल एक एक पर लगा के देखूंगा। ठीक है, एक एक पर लगा कर देखूंगा। जैसे श्रेणी मोटर हुई तो आपको पता है कि ओनली सीरीज वाइंडिंग होती है, और अगर संट वाइंडिंग हुई तो संट वाइंडिंग के टर्मिनल होंगे, और कंपाउंड मोटर हुई तो श्रेणी और संट दोनों होंगे, कंप्लीट होंगे। तो एक एक पर लगाकर देखते हैं हम, ग्राउंड टेस्ट करते हैं इस समय। तो इस समय ये कह रहा है कि लैंप है वो जल रहा है, तो जल रहा है तो मोटर क्या है दोस्तों, दोषयुक्त है, जलना नहीं चाहिए। जलना, अगर लैंप नहीं जलता है किसी कारणवश, तो मोटर क्या है दोस्तों, ओके कंडीशन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लैंप नहीं जलता है तो क्या होती है, मोटर ओके कंडीशन के अंदर है इस समय। और दोषयुक्त व अर्थ है, अर्थ हो गया दोस्तों एक तरीके से। बी व ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है अभी अपने लिए। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझाया आपको, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के भी। आई होप दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं कि आपके लिए थोड़ी बहुत कम ही रह ही जाती है। डीसी मोटर में हीट रन परीक्षण करते समय दोनों मशीनें आपस में जुड़ी होती हैं। यांत्रिक व विद्युतीय, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको हीट रन जो परीक्षण है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको हीट रन जो टेस्ट होता है अगर उसकी जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल कठिन है। इसका अन्य नाम होता है फुल लोड टेस्ट। दूसरा होता है दोस्तों बैक टू बैक टेस्ट। अब दोस्तों अब कईयों का माइंड कहाँ जाएगा, बैक टू बैक का नाम सुनते ही ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगा। अब दोस्तों आपका दिमाग कैसे चलेगा, ट्रांसफार्मर के अंदर तो क्या होता है, कोई भी यांत्रिक कंपलिंग होती नहीं, कोई भी यांत्रिक नहीं होता, नहीं ट्रांसफार्मर को घूमने वाला पार्ट नहीं होता, तो यांत्रिक होगा ही नहीं उसमें। तो है तो ये डीसी मोटर का ही सवाल। डीसी मोटर वैसे अपने को दे ही रखा है कि डीसी मोटर में अपने ट्रांसफार्मर में संपन्नता टेस्ट का बैक टू बैक नाम होता है। ठीक है, तो देखो बैक टू बैक टेस्ट है ना, और इसका अलग नाम होता है होपकिंसन। आया नाम याद, होपकिंसन नामक एक वैज्ञानिक था, उसको ही अन्य नाम, 3 अन्य नाम होते हैं ये। तो इसमें जो जो मोटर और जनरेटर MG सेट बोल सकते हैं, आ गया याद क्या, मोटर और जनरेटर सेट होता है उसको ही ऑपरेशन से उसके प्रयोग में लेते हैं, मतलब एम मोटर भी लेते हैं, मोटर भी डीसी और जनरेटर भी डीसी होते हैं। तो वो दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं, यांत्रिक व विद्युतीय रूप से दोनों में जुड़े होते हैं। कपलिंग का मतलब, कपलिंग का आपसे एग्जाम के अंदर आ सकता है सिंबल, ये कपलिंग का सिंबल होता है दोस्तों, हैशटैग बोलते ना, हैश हमेशा याद रख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। हैश होता है वो हमेशा कपलिंग का क्या होता है, सिंबल होता है। देखो एक डीसी मोटर स्टार्ट होते ही फ्यूज उड़ा देती है, निम्न में से एक कारण है। स्टार्ट किया फ्यूज उड़ा दिया, फिर फ्यूज बांध दिया, स्टार्ट किया फिर फ्यूज उड़ा दिया। शून्य टर्मिनल वोल्टेज, कम्यूटेशन का बढ़ना, कम्यूटेटर में लघु पथ होना, अधिक भार होना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब लोड अधिक होगा तो मोटर बार बार फ्यूज उड़ाएगी, बार बार फ्यूज उड़ाएगी। ये तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है अपने अपने घरों मोटर की। देखो दोस्तों अपने घरों पे एक बार एग्जांपल ले लो कि एक अपने 10 एम्पियर का बार फ्यूज 10 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, तो अपने घर पे चला रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, 5 एम्पियर धारा अपने को टीवी ले रही है, 5 एम्पियर की धारा अपने पास जो मशीन चल रही है, 10 एम्पियर यहाँ होगी, फिर अपने 2 एम्पियर कहीं अपने को प्रेस वगैरह हीटर वगैरह चला रहे, तो 12 एम्पियर ये धारा होगी ना। तो 12 एम्पियर होते ही दोस्तों क्या होती है, वो फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी रेटिंग 10 एम्पियर है, क्योंकि 12 एम्पियर 2 एम्पियर ज़्यादा चला गया भाई, उसने उड़ना ही, अपना काम करेगा ही वो। तो क्या होती है, फ्यूज उड़ाएगी अधिक लोड के कारण। और कम्यूटेशन का बढ़ना क्या होता है, क्या स्पार्क होगा, ठीक है, कम्यूटेशन बढ़ेगा तो दोस्तों स्पार्क होना संभव है। शून्य टर्मिनल जो वोल्टेज होती है, ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी, शून्य टर्मिनल वोल्टेज पर क्या होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। भाई कैसे होगी, मोटर स्टार्ट होगी तो फ्यूज स्टार्ट होगी तो ही फ्यूज उड़ाएगी, वरना फ्यूज नहीं उड़ाएगी। अधिक भार पर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपको।
देखो आज का नया क्वेश्चन, एक क्या सभी प्रकार की मोटरें मूलतः रूप से खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको अब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन लेगा कि आपको सभी को मालूम है कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, सबको मालूम है क्योंकि अपने को अंदर आईटीआई के अंदर सिखाने लग जाते हैं। ये तो आईटीआई के अंदर सिखाने लग जाते हैं कि डीसी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर सब कार्य करते हैं। फ्लक्स बनता है, फ्लक्स को काटा जाता है, फिर ईएमएफ प्रेरित होता है, फिर उसके एसी को डीसी में बदला जाता है। ठीक है, ये आईटीआई के अंदर, पर अपने को एग्जामिनर थोड़ा सा आईटीआई लेवल से डीप ले जाने की कोशिश करता है, तभी तो इसको कंपटीशन एग्जाम बोलते हैं। सभी प्रकार की मोटरें मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रत्याकर्षण, इंडक्टेंस, जयावक्रिय। तो ए और बी ऑप्शन करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण व इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा क्वेश्चन था ना आज का। देखो, यदि किसी डीसी मोटर का विरोधी वाहक बल अचानक से समाप्त हो जाए दोस्तों, तो बैक ईएमएफ क्या हो गया? मोटर चल रही थी, बैक ईएमएफ जीरो हो गया, एकदम से रुक जाएगी, धीमी गति से चलेगी, उच्च गति से चलेगी, मोटर जल जाएगी। फाइनली अपने किस आंसर की तरफ जाएंगे? मोटर जल जाती है। बैक ईएमएफ जीरो होता ही मोटर जलेगी, क्योंकि भाई उसको रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, विरोध करता है ये सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है ना, जल्दी जल्दी करते हैं हम। डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आपने देखा होगा कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट पीडेट है, और कार्बन ब्रश का ग्रेड गलत है। तो आप इस क्वेश्चन का करोगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप करोगे। देखता हूँ मैं, यहाँ 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, देखता हूँ यहाँ तक कौन कौन कैंडिडेट है जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है। 13 नंबर वहाँ नहीं तो मैं कल बता ही दूंगा दोस्तों, आपको नहीं आता तो दोस्तों। ठीक है, तुक्का अपने को मारना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन नंबर 14, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को कहा जाता है। ये तो पहले ही बता दिया था दोस्तों, मैंने कई बार बताया पहले, है ना। क्या होगा? जल्दी से फटाफट सोचो। ब्रश के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ब्रश प्रतिरोध, ब्रश संपर्क प्रतिरोध, ब्रश क्षण प्रतिरोध। ब्रश संपर्क प्रतिरोध उसको बोलते हैं। धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित जो प्रतिरोध होता है, लिख लेना दोस्तों, ऐसी लाइनें अपने को कहीं नहीं मिलती है। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की लोड को बढ़ा दिया जाए? सिंपल सी बात दोस्तों, लोड बढ़ेगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का तो घूर्णन गति स्पीड कम हो जाती है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक प्राय श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर में से कम्यूटेटर से खालिस्तान के द्वारा जुड़ी रहती है। प्राय श्रेणी मोटर आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से किस तरह जुड़ी होती है? इंडक्टर के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लो। क्या लिखना है? प्राय श्रेणी मोटर मतलब सीरीज मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक इंडक्टर के द्वारा जुड़ी होती है, या प्रेरक कोई कॉइल होगी उसके द्वारा जुड़ी होगी। ठीक है, उसके द्वारा जुड़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कर देंगे। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, डीसी सीरीज की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? मतलब मेथड पूछ रहा है अपने से। सीरीज की चाल, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों इसके, पांच होते हैं इसके अंदर मेथड। फील्ड को डाइवर्ट करके, मतलब फील्ड मतलब क्षेत्र, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो परिवर्तन है लाया जाता है गति में, उसको जो प्रतिरोधक लगाया जाता है उसका मान को कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। इससे क्या होता है? धारा पर इफेक्ट पड़ता है। धारा पर इफेक्ट पड़ता है तो दोस्तों फ्लक्स जो बैक ईएमएफ पर इफेक्ट पड़ता है, और बैक ईएमएफ पर इफेक्ट पड़ता है तो स्पीड है वो क्या होते हैं? घटती बढ़ती है। आर्मेचर डिवाइडर पर और डेप्ट मतलब टेपिंग के द्वारा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन कर देंगे उसको। इसको पढ़ लेना दोस्तों, आ सकता है
एग्जामिनर के अंदर एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट होते हैं गति नियंत्रण वाले कि ये अगर ये 2 गुनी गति हो जाए तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। डीसी सीरीज मोटर को, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ने पर क्या होगा। मोटर रुक जाएगी, जल सकती है, यह बिना किसी समस्या की चलेगी, इसमें वर्षों में स्पार्क होगा। तो सभी कैंडिडेट किस तरफ जाएंगे, मोटर जल सकती है। भाई डीसी मोटर है, एसी दे देंगे तो मोटर जल जाएगी फाइनली। ऐसा नहीं होता है माय डियर कैंडिडेट, ब्रशों में स्पार्क होगा, मामूली हल्का हल्का स्पार्क होगा और फिर हो सकता है, ठीक है, फिर हो सकता है कि मोटर जल सकती है। पहले ब्रशों में स्पार्क होगा, ऐसे फाइनली नहीं सीधा ही देते अपने, क्या होता है देखो। क्वेश्चन नंबर 19, बिना भार पर डीसी सीरीज मोटर की चाल। बिना भार पर नो लोड पे डीसी मोटर चलती है क्या भैया, डीसी सीरीज मोटर चलती है क्या। डीसी सीरीज मोटर नो लोड पे स्पीड होती है, वो अनंत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को हमेशा नो लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। कई बार प्रैक्टिकल किया भी होगा किसी ने, कि देखते तो हैं कि प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर को अपनी बिना लोड के चलाएं। तो दोस्तों क्या होता है, जब उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है तो आर्मेचर एकदम धक्का करता है, मतलब बाहर निकल जाता है आर्मेचर बुरी तरह से, मतलब मोटर को उखाड़ देता है। उतना वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण बाहर लगता है और तोड़ ताड़ के सब कुछ बाहर आ जाता है, वाइंडिंग वुंडिंग खिलर जाती है। इसीलिए इसका क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, इसीलिए कहते हैं कि इसको बिना भार के नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि क्रेन के अंदर ये उपयोग में ली जाती है। क्रेन कब यूज करते हैं, आपको तो पता है कि जब किसी भार को उठाना हो तो वो कहते हैं हमेशा लोड के साथ ही चलती है, ठीक है। तो इसको लोड पे चलाना चाहिए, नो लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल होता है, फोर्स के कारण आर्मेचर धक्का करता है और सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर कर देता है नो लोड की स्पीड में चलाएंगे तो, ठीक है। आई होप इतना समझ में अच्छी तरह आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कि किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है, तो किस तरफ जाएंगे, डीसी शंट मोटर की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कर देंगे। तो फाइनल दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। पसंद आया होगा कंटेंट तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें, स्टेटस लगाएं, अपने फ्रेंड को बताएं कि इस चैनल पर ऐसे MCQ चलते हैं। हर कोई वैकेंसी की न्यूज़ सबसे पहले हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, कोई वैकेंसी का बता देते हैं, एग्ज़ाम कब होगा तो भी हम रिप्लाई करते हैं। हर प्रकार की आपकी मदद करते हैं दोस्तों। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें उसकी, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। साथ ही टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।